अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई कनाडा पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिस्कस किए। हमने देखा कि विज़िट वीज़ा के थ्रू आप कैसे कनाडा जाके पीआर हासिल कर सकते हैं, आप कैसे वर्क परमिट लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, पीआर लेने के और कौन से तरीके हैं। एक्सप्रेस एंट्री को हमने डिस्कस किया, प्रोविंशियल नॉमिनी को देखा, न्यू ब्रिंसविक के प्रोग्राम्स को हमने डिस्कस किया। जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ाज़ क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। लेकिन मुझे एक कमी महसूस हो रही है और तभी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो कमी ये है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं इतने सारे ऑप्शन सुन के कि सर कौन सा तरीका है। और जो कमेंट्स हमें आ रहे हैं और जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, इवन फ़ोन कॉल्स पे भी, अगरचे तो हम सर्विसेज नहीं देते, लेकिन उनके सवालों से हमें एक अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग दो चार प्रोग्राम्स को मिक्स कर रहे हैं। कभी आप बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, अगले जुमले में आप विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं। जब एक्सप्रेस एंट्री की बात होती है तो आप कहते हैं कि सर आइल्स रिक्वायर नहीं है। जब विजिट वीज़ा की बात होती है तो विजिट वीज़ा में आइल्स रिक्वायर नहीं है। तो दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। आज की वीडियो बेसिकली मैं आपको समझाने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपनी असेसमेंट कैसे करनी है, आपने कैसे ये जज करना है कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम बेहतरीन है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों तो ही आप कनाडा जा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नैले हों और आप कनाडा चले जाएँ। चीज़ें समझनी है थोड़ी-सी, ठीक है? सबसे पहला तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था और मेरे मुताबिक वो सबसे ज़्यादा फ़ास्ट तरीका है, क्विक वे है और निस्बतन आसान है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब नोट करते रहें ये चीज़ें, आप अपनी असेसमेंट करें। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों के लिए नहीं है, तो आप समझ जाएँ। अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तो आप अपने आप को साइड पे रखें और वीडियो आगे जाने का वेट करें। मैं आगे आपको भी बताऊँगा कि जो पढ़े-लिखे हज़रात हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है जी? सबसे पहले जो लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इंग्लिश तगड़ी नहीं है, आइल्स नहीं कर सकते अभी और वो जाना चाहते हैं कनाडा और पीआर के मुतलाशी हैं कि मैं फैमिली के साथ मूव होना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका मैंने आपको जो तरीका बताया था और आसान तरीका आपको सजेस्ट किया था, वो ये था कि आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का और विज़िट वीज़ा पे आपने चले जाना है कनाडा। लेकिन विज़िट वीज़ा पे आप वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दे दी है 2025 तक कि जो भी शख्स विज़िट वीज़ा पे कनाडा में मौजूद है, अगर उसे कोई जॉब ऑफ़र करता है, तो वो अपने वीज़ा स्टेटस को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा या वर्क परमिट पे आ सकता है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, वर्क परमिट मिल गया। खैर वर्क परमिट मिल गया, ये एक अलहदा स्टोरी है, कैसे मिलता है, इस पे मैं तफ़सीली फिर कोई वीडियो बना दूँगा। अभी सिर्फ़ आप एक रास्ता समझ लें। आपने विज़िट वीज़ा पे गए, वहाँ जाके उसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लिया। अब जब आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट करते हो, तो आपको 1 साल उस एम्प्लॉयर के पास काम करना है, कनाडा में रहते हुए। क्योंकि ये क्लोज़ वर्क परमिट होते हैं। क्लोज वर्क परमिट का मतलब ये है कि जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट इशू किया है, आपने उसी के पास ही काम करना है और ये वर्क परमिट्स एलएमआईए अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है? अल्फाज से परेशान ना हो, मैं मज़ीद इसकी तफसील अभी आपको बता दूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। विज़िट वीज़ा पे गए, जॉब ढूँढी, जॉब ले ली, जॉब लेने के बाद हमने 1 साल वो जॉब की। जब वो 1 साल हमने जॉब कर ली, तो हम अपने आप को एलिजिबल कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई अब हम एलिजिबल हो गए हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। पीआर क्या होती है? परमानेंट रेज़िडेंसी, ठीक है? और पीआर वालों को वही हकूक हासिल होते हैं जो कि कनाडा के नेशनल्स को होते हैं। फ़र्क क्या है? सिर्फ़ आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन पहला काम है पीआर लेना। 1 साल काम किया, 1 साल काम करने के बाद आपने पीआर अप्लाई कर दी। अब जैसे ही आपके पास पीआर आ जाएगी, आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं और वो भी पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है? अगर आपको पीआर मिल गई, समझ लें आपकी फैमिली को पीआर मिल गई। अब दूसरा तरीका ये है कि सर अगर मैं चाहते ही अपनी फैमिली को अपने साथ ले जाऊँ, तो पहली बात, जब आप विज़िट वीज़ा पे जाते हो, डेफ़िनेटली आपका खाना-पीना, रहाइश, होटलिंग, अच्छा खासा खर्चा होता है वहाँ पर, जब तक जॉब नहीं मिलती। और मान लिया अगर आपको जॉब मिल भी जाए, तो याद रखिएगा, क्योंकि जिस लेवल पे आप जा रहे हो, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, आपके पास बहुत कोई स्किल सेट नहीं है,
तो आप तो पैसे की बेस पे जा रहे हो ना, तो आप वहाँ पर गए हो, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आप इतना नहीं कमा पाते कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पे लाके सेटल कर सको। तो लोग क्या करते हैं, विजिट वीज़ा लेंगे, जाएँगे, जॉब ढूँढेंगे, जॉब ढूँढने के बाद 1 साल जॉब करेंगे, पीआर अप्लाई करेंगे, पीआर लेने के बाद अपनी फैमिली को बुला लेंगे। उसके बाद आपका तकरीबन साढ़े 3 साल से 4 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट अप्लाई करो, पासपोर्ट लो, फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाके रहो। ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब पढ़े लिखे लोगों की तरफ आ जाते हैं। अगर आपके पास तालीम है मिनिमम मास्टर्स की और आपकी एज भी 35 ईयर से, बल्कि 30 ईयर से कम है, 30 ईयर से कम है, मास्टर्स की डिग्री है और आप कनाडा मूव होना चाहते हो, तो आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम उनका जो है वो है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आता है, जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके अंदर आपने अपने आप को अप्लाई करवाना है, पूल के अंदर आपने अपने आप को इनरोल करना है। कैसे करना है? बहुत आसान है, canada.ca की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे जीमेल पे जाके आप अपना जीमेल का अकाउंट बनाते हो, हॉटमेल का अकाउंट बनाते हो, हॉटमेल पे जाके इसी तरह आपने यहाँ पर जाना है canada.ca पे, वहाँ पर अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने एक्सप्रेस एंट्री की डिटेल्स में जाना है, वहाँ पर वो आपको स्कोर कैलकुलेटर एक प्रोवाइड करता है, जिसमें वो आपसे मुख्तलिफ सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपने उसको आंसर करना है। सवाल जब आप उनको आंसर कर दोगे तो आपको आखिर पे वो एक स्कोर कैलकुलेट करके देगा, डैट कैन बी लाइक 450, 400, 350। अभी लास्ट टाइम जो मेरिट लिस्ट आप समझ लें, ड्रॉज लगते हैं, ड्रॉज होते हैं इनके हर 15 दिन के बाद, उसके अंदर एक स्कोर आता है कि भाई जिसका स्कोर इतना है हम उसको पीआर दे देंगे। सिर्फ हमारी जो कोशिश होती है, हमने उस स्कोर को अचीव करना होता है। उस स्कोर में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? नंबर वन, आपकी एजुकेशन, अगर मास्टर और उससे ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतना बेनिफिट होगा। नंबर टू, आपकी एज जितनी कम होगी, लाइक 30 और 25 के दरमियान में है, तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। नंबर थ्री, आपको आइल्स का टेस्ट देना है, ठीक है, आइल्स में बड़े अच्छे मार्क्स लेने हैं, मिनिमम 7 तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये तीन मेन क्राइटेरियाज हैं तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि आपका स्कोर अच्छा बनेगा। चौथा प्लस पॉइंट, अगर आपका वहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन, कोई रिलेटिव मौजूद है, तो अगर ये चार काम आपके पास हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उनकी नेक्स्ट ड्रॉज की लिस्ट में आ सकते हो। अप्लाई कैसे करना होता है? बहुत ईजी है, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, सारी तफसीलात उनकी वेबसाइट पे पड़ी हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग रहे हैं आप वो प्रोवाइड करें, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं वो करें, अपनी डिग्रीज को एचईसी से अटेस्ट करवाएं, जो जो वो रिक्वायर आपको करते हैं वो वहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। आपने वो फॉर्म फिल करने हैं, सारे उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। कहीं पर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने तो यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है और आप कहते हो कि जी मैंने तो मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन इसकी असेसमेंट होती है, ठीक है, इक्विवेलेंस समझ लें, जो कि हमें करवानी पड़ती है ये जानने के लिए कि हमारी डिग्री की कनाडा में क्या वर्थ है। तो वो सारा काम, ये सारा ऑनलाइन काम होता है। आप जब इनकी वेबसाइट पे जाओगे या थोड़ा सा रिसर्च करोगे इस बारे में तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो डिग्री है वो मास्टर्स के लेवल पे है या बैचलर्स के लेवल पे है, इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम। तो पाकिस्तान में बेशक आपने मास्टर्स किया हो, लेकिन वहाँ पर ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके तरीकाकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इक्विवेलेंस इसकी बनवाते हो, पूरा अपनी डिग्रीज को इवेल्युएट करवाते हो कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने दो पैरामीटर्स देखे कनाडा पीआर के लिए। अच्छा, ये जो दूसरा है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको पाकिस्तान बैठे ही पीआर मिल जाती है। मीन्स कि यहाँ पे ही आपका आप पीआर होल्डर हो गए और अब आपने यहाँ से फ्लाई करना है कनाडा, और वहाँ पर महीने 2 महीने का प्रोसेस है जिसमें आपको पीआर कार्ड इशू हो जाता है। अब जब आपको पीआर मिल गई तो समझ लें आप वहाँ के नेशनल हैं, आपको सारे वो हकूक मिलेंगे जो कि वहाँ के लोकल लोगों को मिलते हैं। आपकी एजुकेशन, मेडिकल, जो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट उन्हें देती है वो सब फैसिलिटीज़ आपको, आपके बच्चों को मिलेगी। अब इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अब आपको जाके कोई 1 साल जॉब नहीं करनी, आपको वेट नहीं करना कि एलएमआई अप्रूव्ड जॉब होगी, तो फिर मैं जाके पीआर के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ पर बड़ा सुकून है क्योंकि आप यहीं से पीआर लेके गए हो।
अब मुश्किलात क्या है, मुश्किलात कुछ भी नहीं है, आइल्स करना है, एजुकेशन मैंने आपको बता दी, एज बता दी, जितनी मिनिमम होगी उतनी अच्छी है, और अगर कोई एक आधा रिलेटिव है तो सोने पे सुहागा। तो आज हमने ये 2 रास्ते देखे हैं कनाडा जाने के, उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा, आप फैसला खुद कर सकते हो कि आपको इस रास्ते पे जाना है या आपको इस रास्ते पे जाना है। दोनों रास्ते हैं, हाँ, जो एक्सप्रेस एंट्री है इस पे तकरीबन 1.5 साल लग जाता होता है। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए वेरीफाई होने के लिए, उसे आते-आते महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूँ विज़िट वीज़ा की, तो आप आज अप्लाई करो, विदिन 60 डेज़ आपको उसका रिप्लाई आ जाता है कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। तो ये क्विक वे है, इसमें आप फ़ौरन कनाडा मूव कर जाते हो। इस दूसरे वे में आप सब्र के साथ यहीं पे रहते हो और कनाडा तब मूव करते हो जब आपको पीआर मिल जाती है। पैसे आपके सामने है, विज़िट वीज़ा वाला थोड़ा एक्सपेंसिव वे है, पीआर में इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ आपने टिकट लेके चले जाना है, जब आपकी सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी। हाँ, वीज़े की थोड़ी-सी फ़ीस है, $2000 है आई थिंक, उसके अराउंड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वो आपने पे करनी है, ठीक है? और अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको देखना है, तो विज़िट वीज़ा की तो फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक $185, इसके अंदर आपका वीज़ा लग जाता है, इंश्योरेंस वगैरह डाल-डूल के 400 बहुत होगा, अगर एजेंट अपनी सर्विस भी ले रहा है, किसी से अगर आप लगवा रहे हो, $100 उसके लगा लो तो 400-500 के अंदर आपका विज़िट वीज़ा लग जाता है। उसके बाद अगेन आपने टिकट लेनी है, लेकिन ये एक महँगा तरीका है क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ पर आपने अपनी रहाइश का खर्चा भी करना है, अपने खाने-पीने का खर्चा भी करना है। उसके बाद जो एलएमआई अप्रूव्ड जॉब्स होती हैं, वो आपको यूजुअली फ्री नहीं मिलती हैं, आपको पे करना पड़ता है उनका। लोग बेचते हैं ये जॉब्स अनफॉर्च्यूनेटली। हाँ, अगर तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप खुद ढूँढ सकते हैं एलएमआई अप्रूव्ड जॉब, दैट्स फाइन। मतलब आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट है जो कि कैनेडियंस को रिक्वायर है, तो फिर शायद आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये महँगा तरीका है, ये सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें आपकी एजुकेशन चाहिए और स्किल सेट चाहिए। यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा स्किल सेट या एजुकेशन या आइल्स नहीं चाहिए। इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी या उसका कोई टेस्ट वगैरह उस तरह से आपको नहीं रिक्वायर। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे लोगों ने ये भी फ़रमाइश की थी कि सर जो वहाँ पर जॉब ढूँढनी है उसका क्या तरीक़ाकार है? इंशाल्लाह मैं उस पे मज़ीद एक वीडियो बना देता हूँ आने वाले दिनों में कि आप कैसे पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, लेकिन खुदारा हमें कॉल करके ये मत कहें कि हमारा वीज़ा लगवा दें। हम किसी का वीज़ा नहीं लगवाते, हम सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करते इमिग्रेशन की या किसी भी तरह की वीज़ा की, ठीक है? हम ई-कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग्स हों, आपका कोई भी कोर्स हो, आप उसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।